नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पैटर्न में सीख सकता हूं। बात यहां तक समझ में आ गई होगी सबके? क्लियर पॉइंट कि अगर नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुझे सीखना है तो मुझे कोष और उपकोष के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और आपको बता दूं कि कोष के बारे में तो ऑलरेडी आपको पता है, मुझे जो आपको नई जानकारी देनी है वो किसके बारे में देनी है? उपकोष के बारे में। क्लियर पॉइंट यहां तक? कोई डाउट नहीं है? डाउट अगर आप आए तो चैट बॉक्स में आप लिख दें, ठीक है? यहाँ पर मुझे पता लग जाएगा और आपका डाउट मैं साथ के साथ दूर भी कर दूंगा। या व्हाट्सएप पे आप मुझे अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर जो भी क्लास कंप्लीट होने के बाद जब आप रिवाइज करें और आपको लगे कि यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे डाउट्स भेज दें, ठीक है? यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है? यहाँ पर मैं और अलग से आज डाल दूंगा, तो आप डाउट्स मुझे अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। क्लियर? चलिए तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं क्लास। अब मुझे किसके बारे में सीखना है? कॉस या शेल। अब ये मत बोलना कि सर ये इंग्लिश नाम क्यों लिखा है, क्योंकि जहां जहां भी आवश्यकता होगी वहां वहां पर मैं हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश नेम भी लिखवाता रहूंगा। और हमें इंग्लिश नेम की भी साथ के साथ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्या करनी है? लिखोगे तो चीजें याद होती भी जाएगी, ठीक है? यहाँ पर कोर्स क्या होता है, तो इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, इस डायग्राम से आपके को आंसर मिल भी जाएगा। ठीक है? यहाँ पर कोर्स को एक हम प्रदर्शित किससे करते हैं? स्मॉल एन से। तो ये n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 और ये n बराबर 5 और भी बना सकते हैं। चलिए देखिए, तो n का मान कहां से स्टार्ट है? 1 से, और कहां तक जाएगा? ये अनंत तक। तो और भी सर्कल हम बना सकते हैं, अनंत का मतलब जिसको हम काउंट ही नहीं कर सके। अब यहां पर ये जो इनफिनिट साइन आ रहा है, अनंत आ रहा है, इसका क्या मतलब है? इसको मैं समझाता हूं ध्यान से। जैसे आपको ये पेन दिखाई दे रहा होगा, इस पेन में जो ये व्हाइट टिप आपको दिखाई दे रही है, इसको मान लो किसी परमाणु का नाभिक, और ये कहां रखा हुआ है? स्पेस में। अब इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर है तो यहां एक सर्कल बनेगा, कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो यहां एक सर्कल बन जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो ऐसा सर्कल बनेगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां तक हो सकता है? अब क्योंकि ये परमाणु कहां रखा हुआ है? स्पेस या इस ब्रह्मांड में, तो बताओ ब्रह्मांड में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां तक हो सकता है? अनंत तक। कारण क्योंकि ब्रह्मांड असीमित है, ब्रह्मांड का कोई अंतिम सिरा नहीं होता है, तो उसको हम अनंत से क्या करते हैं? प्रदर्शित। इसलिए n का मान 1 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? अनंत तक। क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो ये हुआ n का मान 1 से लेके अनंत तक है। इसके अलावा इनको अलग से नाम भी दिए हुए हैं। ये भी आपको पता होगा, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, इस तरीके से, ठीक है? यहाँ पर तो ये इनके नाम हो गए और ये n की वैल्यू हो गई 1 से लेके अनंत तक। अब यहां पर आते हैं कि कोष को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो कोष की परिभाषा क्या होगी? परमाणु में नाभिक के चारों ओर गतिशील इलेक्ट्रॉन्स का, ये E माइनस लिखता हूं, इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ कोष या कक्षा कहलाता है। क्लियर पॉइंट? परमाणु में नाभिक के चारों ओर गतिशील इलेक्ट्रॉन का वृत्ताकार पथ कोष या कक्षा कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ सकते हैं? 2n², क्योंकि किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन, याद है ना, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ऋणावेश होता है, एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। तो ऐसा नहीं कि किसी भी कोष में हम कितने ही इलेक्ट्रॉन भर दें, किसी भी कोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र क्या होता है? 2n²।
ठीक है यहाँ पर। और ये फॉर्मूला आपने 10th में ही पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा। और इस सूत्र से हम आसानी से किसी भी कोष में अधिकतम भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पता कर सकते हैं। तो पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, लगाओ फॉर्मूला, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है यहाँ पर। द्वितीय कोष की बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष की बात करें तो 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे कोष की बात करें तो 4 स्क्वायर 16 इंटू 2 32, पांचवें कोष की बात करें तो 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50, 10वें कोष की पता करें तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 इंटू 2 200। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी कोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबके पॉइंट। तो ये जानकारी मैंने आपको किसके बारे में बताई, कोष के बारे में। ठीक है यहाँ पर। कोष क्या होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का वृत्ताकार पथ। n का मान 1 से लेके कहां तक होता है, अनंत तक होता है। KLMNOPQRST से इनको प्रदर्शित करते हैं। n का गणितीय मान 1 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। अनंत तक क्यों जाएगा, क्योंकि नाभिक कहां रखा हुआ है, ब्रह्मांड में। और ब्रह्मांड का अंतिम सिरा क्या है, अनंत ही है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां तक हो सकता है, अनंत तक। क्लियर। चलिए अब हम आते हैं यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उपकोष। उपकोष को एक तो हम स्मॉल एल से क्या करते हैं, प्रदर्शित। NLX लिखा था ना हमने, तो ये L क्या था, उपकोष। तो इसको L के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है यहां पर। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सब सेल। अब आते हैं कि ये उपकोष होते क्या हैं, इसके बारे में पता करते हैं। प्रत्येक कोष उपकोषों में वर्गीकृत होता है। बहुत सिंपल चीज है, नाम से पता है। उपकोष, कोष को ही हमने आगे किसमें विभाजित कर दिया है, उपकोषों में। ठीक है यहाँ पर। और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, स्मॉल एल से। आगे आते हैं, इसको समझने के लिए एक मैं डेली लाइफ का एग्जांपल ले रहा हूं। कॉलोनी किससे मिलकर बनी होती है, घरों से, हाउसेस से। ठीक है यहाँ पर। तो जैसे कॉलोनी घरों में वर्गीकृत या विभाजित होती है, वैसे ही कोई भी सेल किसमें विभाजित होता है, सब सेल में। तो कॉलोनी किसके समान हो गई, कोष या कक्षा के। और सब सेल किसके समान हो गए, घरों के। ठीक है यहाँ पर। अब मुझे ये बताओ कि कॉलोनी किस काम आती है, हमारे रहने के लिए। घर भी किस काम आते हैं, हमारे रहने के लिए। वैसे ही कोष किस काम आने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन भरने के लिए। तो उपकोष भी किस काम आने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन भरने के काम आने वाले हैं। दोनों का एम या उद्देश्य एक ही, इलेक्ट्रॉन भरने। हाउस या कॉलोनी का एक ही उद्देश्य है, हमारा हमको वहां रहना है। ठीक है यहाँ पर। लिविंग पर्पज के लिए हम इनको हम यूज में लेते हैं। क्लियर है पॉइंट। और एल के द्वारा उपकोष को प्रदर्शित किया जाता है। अब ध्यान से देखो, जैसे एन के गणितीय मान होते हैं, वैसे ही एल के भी गणितीय मान और इनके नाम भी है। एल का मान 0 से स्टार्ट होके कहां तक जाता है, अनंत तक। क्योंकि लास्ट कोष क्या है, अनंत है। उपकोष भी कितने हो सकते हैं, अनंत। क्लियर। पर डिफरेंस समझ में आ रहा है। एन का मान 1 से स्टार्ट होता है, जबकि एल का मान कहां से स्टार्ट है, 0 से। ये फर्क याद रखना। ठीक है यहाँ पर। अब अगर एल बराबर 0 है, उसको हमने नाम दे दिया एस उपकोष। एल का मान अगर 1 है, उसको बोल दिया पी उपकोष। और ये स्मॉल लेटर्स में आएंगे। एल का मान अगर 2 है तो डी उपकोष। एल का मान अगर 3 है, एफ उपकोष। एल का मान अगर 4 है, एफ उपकोष। एल का मान अगर 5 है, क्योंकि अनंत तक जाएगा ये, तो जी उपकोष। आगे जी एच, वही स्मॉल लेटर्स में। पर डिफरेंस समझ में आ रहा है। कोष या कक्षा को हम कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, जबकि उपकोषों को स्मॉल लेटर्स में। स्मॉल और कैपिटल का भी डिफरेंस आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर पॉइंट। चलिए
इसके अलावा रिटर्न वर्क की जहां तक बात, आप साथ के साथ रिटर्न करते रहें। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत टाइम भी आपको देता रहूंगा। जिन्होंने ऑलरेडी रिटर्न कर लिया है वो सामने अपनी फेयर कॉपी रखें और रफ कॉपी साथ में रखें, और रफ कॉपी में लिखते रहें, क्योंकि जितने ज्यादा हम लिखेंगे हमें जो सब्जेक्ट है उतना ही अच्छे से याद होगा। केवल देखने से बोलने से चीजें लंबे समय तक याद नहीं रहती है, जितना ज्यादा हम लिखेंगे उतना ही चीजें याद रहेगी। ठीक है, यहाँ पर तो अब लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा किया करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने ये ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, उनको लग रहा होगा कि हमें लिखने की क्या आवश्यकता है। नहीं, आपको भी लिखना है, फेयर कॉपी सामने रखो और रफ कॉपी में चीजों को आप लिखते जाओ। फिर यहाँ पर जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा है, न्यू स्टूडेंट है, वो अपनी फेयर कॉपी नहीं रजिस्टर बनाना है, रजिस्टर में नोट करते जाएं। अब मैं आपको बता दूं कि नोट करने में कहीं पीछे रह जाए तो घबराना नहीं है, आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी, आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे, वहां दोनों तरीके से आप लिखने का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखने पे बहुत ज्यादा ध्यान देने के बजाय समझने पे ज्यादा ध्यान देना है, पर लिखना भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बार बार वीडियो थोड़ी देखेंगे हम जो नोट्स बना रहे हैं अपने रजिस्टर में, उन्हीं से हम आगे बार बार चीजों को रिवाइज करेंगे। इसलिए लिखना भी इंपॉर्टेंट है, पर कई बार हमारा ध्यान लिखने पे बहुत ज्यादा होता है, समझने पे कम। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझने पे ध्यान ज्यादा रखो, लिखने का काम प्रॉपर वे में हम करते रहें। बात आ गई समझ में? चलिए अब हम आगे आते हैं, किसी भी उपकोष का क्या काम है? इलेक्ट्रॉन भरना ही है। ठीक है, यहाँ पर तो किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। ठीक है, यहाँ पर किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र क्या होता है? 2 12 + 1। अब आप इसको ऐसे समझो, क्या किसी कॉलोनी में कितने भी लोग रह सकते हैं क्या? या किसी घर में कितने भी लोग रह सकते हैं क्या? नहीं, एक लिमिट ही तो होगी ना। अगर किसी कॉलोनी में रहने वाले लोगों की संख्या एक लिमिट होगी, किसी घर में कम हम 1000 लोग थोड़ी भर देंगे। ठीक है, यहाँ पर या 1 लाख थोड़ी भर देंगे। तो जैसे किसी कॉलोनी या घर में रहने वालों की संख्या एक लिमिट ही हो सकती है, वैसे ही किसी कोष या उपकोष में अधिकतम भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी लिमिट होती है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं भर सकते। तो अधिकतम हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उसी का ये सूत्र है। ठीक है, यहाँ पर अब इस सूत्र को अगर हम अप्लाई करें, चलिए अब आपको ये आंसर देना है, एस पी डी एफ और जी तक ही निकालेंगे। वैसे तो सिलेबस में 4 ही यूज में आने वाले हैं। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, जल्दी से आंसर दो। चैट बॉक्स में मैं चेक कर रहा हूं आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और मैं नाम भी देखूंगा स्टूडेंट्स के, कौन कौन आंसर दे रहा है और कौन कौन नहीं दे रहा है। क्या आंसर बताना आपको? किसी भी उपकोष में अधिकतम भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बहुत सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाना हमें तो। अब अगर ध्यान से देखो, यहां एल का मान कितना होता है? 0 1 2 3 और 4। बस वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर आता जाएगा। एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन, 4 रखोगे तो 8 + 9 9 × 2 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर यहाँ पर? तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता कर सकते हैं। क्लियर आगे यहां तक पॉइंट? अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर, किसी कोष में उपस्थित उपकोषों की संख्या व उनके नाम पता करना। ठीक है, यहां पर किसी भी कोष में कितने उपकोष होते हैं और उनके नाम।
ठीक है। यहाँ पर इसको मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल समझाऊं, जैसे किसी भी कॉलोनी में कितने घर होंगे, बताओ ये किस पे डिपेंड करेगा, किस पे निर्भर करेगा? चलिए इसका आंसर दो। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। किसी भी कॉलोनी में कितने घर बने हुए हैं, ये किस पे निर्भर करता है? सॉरी, बहुत सिंपल सा आंसर, इसका लॉजिकल आंसर आएगा इसका। कितने स्टूडेंट ने लिखा? क्या लिखा? आंसर क्या लिखा है? कॉलोनी के एरिया पर कॉलोनी कितनी बड़ी है। ठीक है। यहां पर उसी तरीके से किसी कोष में उपकोष कितने होंगे, ये निर्भर किस पे करेगा कि कोष कौन सा है। बात आ गई सबके समझ में? जैसे यहां पर निर्भर करा नहीं कि कॉलोनी का एरिया कितना है, कितनी बड़ी कॉलोनी है, वैसे ही किसी कोष में कितने उपकोष होंगे निर्भर किस पे करेगा, कोष कौन सा दिया हुआ है हमें। ठीक है। यहां पर तो L का मान किस पे निर्भर करेगा, N के मान पर, क्योंकि याद है ना इसको हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं और इसको स्मॉल l से। ठीक है। यहां पर तो L का मान किस पे निर्भर करेगा, N के मान पर निर्भर करेगा। चलिए इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो L का मान होता है वो होता है 0 से n-1। अब मैं बहुत सारे सूत्र आपको लिखवा रहा हूं, जैसे कई स्टूडेंट्स के डाउट हो सकता है कि सर ये 2n² कहां से आ गया, 10 में ही पढ़ा था हमने। 2l+1 कहां से आ गया, ये फॉर्मूला कहां से आ गया? तो ध्यान से सुनना इसका आंसर। बहुत सारे फॉर्मूले केमिस्ट्री में हम ऐसे पढ़ेंगे जो हमें डायरेक्ट यूज में लेने, उनके डेरिवेशन या उनकी वो कहां से आए वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। और बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे होंगे जिनको हम डिराइव्ड करेंगे, उनको हम प्रोसीजर के थ्रू समझेंगे कि ये कहां से आए। ठीक है। यहाँ पर तो अगर मैं डायरेक्ट कोई फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, उसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ कि वो कहां से आया है, तो आप समझ जाओ कि ये इसका जो डेरिवेशन है या ये कहां से व्युत्पन्न हुआ है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं। क्लियर है पॉइंट? वो हमें डायरेक्ट ही यूज में लेना है सीधे सीधे। तो L का मान कितना हो गया, 0 से n-1। अब हम स्टार्ट करते हैं। n बराबर 1, n बराबर 1 का मतलब क्या हुआ, a कोष। ठीक है। यहाँ पर तो L का मान क्या हुआ, 0 से 0, क्योंकि यहाँ पर ये रेंज में है, देखो एक फिक्स वैल्यू नहीं है, 0 से n-1 है, तो 0 से 0 का मतलब क्या हुआ, 0 ही हुआ। और 0 होने का मतलब जनरली मैथ्स में तो था कुछ नहीं होता है, पर यहाँ मतलब है 0 होने का मतलब है एस उपकोष। अब एक चीज और ध्यान रखना है, किसी भी उपकोष को अकेले नहीं लिखते हम, साथ में हमेशा कोष की संख्या लिखी जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, 1s। ठीक है। यहाँ पर इसको आप ऐसे समझो कि जैसे हाउस नंबर है और कॉलोनी का नाम नहीं दिया गया तो हम पहुंच सकते हैं क्या, नहीं। मान लेते हैं 2 कॉलोनी है, एक शिक्षक कॉलोनी मान लो और एक मान लो सोमनाथ। इसमें 1 से लेके 100 घर बने हुए हैं, इसमें भी 1 से लेके 100। अब मैंने बोला कि 50वें घर पे पहुंचना है आपको, पहुंच जाओगे क्या, नहीं। क्यों नहीं पहुंच सकते हम, क्योंकि हमें कॉलोनी का नाम पता नहीं। बात आ रही है सबके समझ में? तो हमेशा उपकोष के साथ किसको लिखा जाता है, कोष की संख्या को। तो पूरा नाम क्या होगा इसका, 1s। अब हमारे पास आंसर आ गया। पहले कोष में कितने उपकोष होते हैं, एक होता है, और उसका नाम क्या हो जाएगा, 1s। एक ही क्यों है, 1s ही क्यों है, तो आप याद करो प्रथम कोष में हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और 1s में भी अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो 2 आएंगे। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, इसके अलावा जगह ही नहीं है यहाँ, तो छोटी कॉलोनी है, छोटा घर है, तो केवल 2 ही आदमी आ सकते हैं। बात आ गई क्या समझ में कि ये जो कॉलोनी है बहुत सबसे छोटी है, घर भी केवल एक है, और उसमें कितने पर्सन आ सकते हैं, केवल 2। तो पहले कोष में, इस लाइन को जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ जानी चाहिए। पहले कोष में कितने उपकोष होते हैं, एक, और उसका नाम क्या है, 1s। अब अगला जो मैं आपको बता रहा हूं द्वितीय कोष, इसको आपको बताना है आंसर।
n का मान 2, मतलब दूसरा कोस आ गया l कोस। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि कितने उपकोष होंगे द्वितीय कोष में और उनके नाम। जल्दी से आंसर लिखना स्टार्ट करें। आए क्या आंसर? वेरी गुड, कुछ स्टूडेंट ने आंसर दिए 2s और 2p। कैसे आया? हमें कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है 0 से n माइनस 1। n का मान 2 है तो 0 से 1। अब 0 से 1 का मतलब क्या हुआ? l का मान 0 भी और l का मान 1 भी है। 0 होने का मतलब s उपकोष और 1 होने का मतलब p। और ये स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं। साथ के साथ क्या लिख देंगे? कोष की संख्या। क्योंकि देखो s यहां भी आ गया और यहां भी आ गया ना, तो अंतर कैसे करेंगे? कोष की संख्या से। तो दूसरे कोष में कितने उपकोष हुए? 2। उनके नाम क्या हुए? 2s और 2p। इससे ज्यादा क्यों नहीं हो सकते? ये 2 घर से ज्यादा क्यों नहीं हो सकते? चेक कर लेते हैं। n बराबर अगर 2 है तो 2n स्क्वायर से अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 8। 8 आदमी बढ़ सकते हो। 2s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 और p में कितने बढ़ सकते हैं? 6। 6 और 2 कितने हुए? 8। तो इस कॉलोनी में हम अधिकतम 8 आदमी रख सकते हैं। ठीक है यहाँ पर। और जो ये 2 घर हैं इनमें भी मिला के कितने हो गए? 8। अब जगह नहीं है। तो दूसरे कोष में कितने उपकोष हुए? 2। कौन कौन से? 2s और 2p। चलिए जल्दी से सॉल्व करो। तीसरे कोष में उपकोषों की संख्या और उनके नाम। Al ये हो जाएगा हमारा m कोष। तीसरे कोष में उपकोषों की संख्या। कितने स्टूडेंट्स ने लिखा आंसर? नाम बोलना उनके। चलिए बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दे दिए हैं। L का मान क्या आएगा? 0 टू वही n माइनस 1, तो 0 से 2। 0 से 2 का मतलब क्या हुआ? 0 भी है। L का मान 1 भी और L का मान 2 भी है। 0 होने का मतलब S उपकोष, 1 होने का मतलब P और 2 होने का मतलब D उपकोष। साथ ही साथ कोष की संख्या लिखनी है 3s 3p और 3d। इसलिए 2d नहीं होता है। समझिए यहाँ पर 3d क्लासेज होती है, यहाँ पर 2d क्लासेज नहीं होती क्योंकि 2d होता ही नहीं। बात आ गई सबके समझ में? अब आते हैं तो तीसरे कोष में उपकोष कितने हुए? 3। उनके नाम भी आ गए 3s 3p और 3d। इससे ज्यादा क्यों नहीं हो सकते? तो तीसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बताओ? 2n स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए तो 18 इलेक्ट्रॉन। 18 आदमी बढ़ सकते हैं अधिकतम। यहां चेक करते हैं। s में 2 आ गए, p में 6 और d में 10 आ गए 18। इसके बाद इस कॉलोनी में जगह नहीं है, ना घर बनाने की जगह है, ठीक है, पर न घरों में आदमियों को रखने की जगह। तो इसीलिए तीसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 18। तो 3 ही उपकोष हैं, उनके नाम भी हमारे सामने आए गए। चलिए अगला क्वेश्चन अब बहुत आसानी से हो जाएगा क्योंकि सेम पैटर्न है। n बराबर 4। चौथे कोष में उपकोषों की संख्या और उनके नाम बताइए। m के बाद क्या जाएगा? n कोष। आ गया आंसर? वेरी गुड। l का मान क्या होगा? 0 से 3। अब l का मान 0 भी है, l का मान 1 भी है, l का मान 2 भी और l का मान 3 भी है। 0 होने का मतलब s उपकोष, 1 होने का मतलब p, 2 होने का मतलब d और 3 होने का मतलब f। ठीक है, यहां पर कोष की संख्या लिख दें 4s 4p 4d और 4f। तो चौथे कोष में कितने उपकोष हुए? 4। और उनके नाम ये रहे आपके पास 4s 4p 4d और 4f। चौथे में हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ सकते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन्स। यहां देखो
यहाँ 2 भर सकते हो, यहाँ 6, यहाँ 10 और यहाँ पर 14, टोटल मिला के वही कितने आ जाएंगे 32। तो इसके बाद हमारे पास जगह नहीं। क्लियर है यहाँ पर? इसलिए चौथे कोर्स में उपकोष कितने हुए 4, उनके नाम क्या क्या हुए 4s 4p 4d और 4f। आगे चलते हैं। n इक्वल टू 5 सर आ गए क्या? चलिए अब आज की क्लास थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से लेट स्टार्ट हुई, बीच में प्रॉब्लम आई। ठीक है, यहाँ पर कोशिश हमेशा ये करेंगे कि ये समस्याएं कम से कम हो, पर फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि टेक्निकल चीजों में कई बार गड़बड़ होती रहती है। ठीक है, यहाँ पर प्रयास हम हमेशा ये करते हैं कि बिना डिस्टरबेंस के क्लास रेगुलर रहे, पर आप भी इस चीज को समझिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे गाड़ी होती है ना घर में, कई बार खराब हो जाती है, बीच में बंद हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर तो ये टेक्निकल चीजें कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, उनका हम जल्दी से समाधान भी करते हैं कि प्रयास करते हैं कि जल्दी से समाधान हो जाए। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है n इक्वल टू 5, पांचवें कोर्स में उपकोषों की संख्या व उनके नाम आपको बताने। ये आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करके लाना है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट में इसी को नेक्स्ट अगली क्लास जब होगी कल, इसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे, पर हम साथ के साथ रिवाइज भी करते रहेंगे।